कभी सोचा है कि एक ही विशाल नदी के जैसे जैसे वो पहाड़ों और मैदानों से गुजरती है, कई अलग अलग नाम हो सकते हैं। ये अपने आप में एक भौगोलिक पहेली है और आज हम इसी को सुलझाने जा रहे हैं। ये रहे वो नाम यरलुंग त्संगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब एक ही शक्तिशाली नदी के नाम हैं। तो सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए ब्रह्मपुत्र के इस शानदार सफर पर। हम इसके पूरे रास्ते को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये नदी पहाड़, मैदान और देशों को पार करते करते अपनी पहचान बदलती जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बहुत ऊंचाई से, तिब्बत के पठार से। यहीं पर इस महान नदी का जन्म होता है और यहीं से इसका लंबा और शानदार सफर शुरू होता है। तिब्बत में इस नदी का अपना एक ओरिजिनल नाम है, यरलुंग चांगपो, और इसका सोर्स मतलब ये निकलती है पश्चिमी तिब्बत के विशाल आंगसी ग्लेशियर से, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच कहीं छिपा हुआ है। तो अपने जन्म के बाद ये नदी पूरब की तरफ एक बहुत लंबा सफर तय करती है। सोचिए, ये विशाल हिमालय के साथ साथ उसके पैरेलल बहती चली जाती है। ये इसकी यात्रा का पहला और सबसे लंबा हिस्सा है। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। नदी की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये अचानक एक तेज मोड़ लेती है और एक नए देश में दाखिल हो जाती है, और वहीं इसकी पहचान भी बदल जाती है। ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये होता है नामचा बरवा नाम की एक बहुत ऊंची चोटी के पास। जैसे ही नदी इस चोटी तक पहुंचती है, ये एक इशारा होता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और होता भी है। नदी यहाँ पर एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, बिल्कुल अंग्रेजी के अक्षर यू जैसा। और इसी मोड़ की वजह से दुनिया की सबसे गहरी और शानदार घाटियों में से एक बनती है। ये सच में कुदरत की ताकत का एक कमाल का नज़ारा है। तो इस यू टर्न के साथ ही नदी भारत में एंटर कर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। और जैसे ही देश बदलता है, इसका नाम भी बदल जाता है। अब इसका नया नाम है दिहांग। तो जो यरुलुंग त्संगपो थी, वो अब दिहांग बन चुकी है। अब पहाड़ों का सफर खत्म होता है। जैसे ही ये नदी असम के खुले मैदानों में उतरती है, इसका रूप फिर बदलता है। यहाँ ये और चौड़ी और ताकतवर हो जाती है, और यहीं इसे वो नाम मिलता है जिससे पूरी दुनिया इसे जानती है, ब्रह्मपुत्र। तो अब तक हमने देखा कि कैसे एक ही नदी की 3 अलग अलग पहचान बन गई। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बड़ी है। इसका जो सोर्स है, मतलब जहाँ से ये निकलती है, वो इलाका एशिया की कुछ और बड़ी नदियों को भी जन्म देता है। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तिब्बत में इसका नाम है यरलुंग त्संगपो, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है, और असम में ब्रह्मपुत्रा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। एक और नाम है। असम से जब ये नदी और आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में दाखिल होती है, तो इसे एक और चौथी पहचान मिलती है। वहां इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक नदी, 3 देश और 4 अलग अलग नाम। है ना कमाल की बात? देखिए, इस नदी की अपनी कहानी तो बहुत दिलचस्प है ही, पर इसका महत्व और भी ज्यादा तब हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये निकलती कहाँ से है। क्योंकि ये नदी अकेली नहीं है। ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है वो तिब्बत की पवित्र मानसरोवर झील के पास है, और ये इलाका इतना खास इसलिए है क्योंकि यहीं से 2 और महान नदियां सतलज और सिंधु भी अपना सफर शुरू करती हैं। ये सचमुच में नदियों का एक संगम स्थल है। और देखिए, बात सिर्फ इन 3 नदियों की नहीं है। तिब्बत का पूरा पठार एक तरह से एशिया के लिए वाटर टावर का काम करता है। ब्रह्मपुत्र के अलावा इरावदी और मेकोंग जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी यहीं से निकलती हैं, जो आगे चलकर दक्षिण पूर्व एशिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार बनती हैं। इन सभी नदियों में एक बहुत ही दिलचस्प बात कॉमन है। जैसा कि कहा जाता है, ये नदियां अपने ऊपरी भागों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती हैं। मतलब अपने शुरुआती सफर में ये सब पहाड़ों के बीच से एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। ये इस पूरे इलाके का एक खास ज्योग्राफिकल पैटर्न है। तो ये सारी बातें हमें एक
बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र के सफर को देखते हैं, तिब्बत से भारत, फिर बांग्लादेश तक, और फिर ये सोचते हैं कि सिंधु, सतलज और मेकांग भी वहीं पास से निकल रही हैं, तो ये साफ हो जाता है कि भूगोल हमें कैसे एक दूसरे से जोड़ता है। जरा सोचिए, कैसे एक नदी का सिस्टम इतने सारे अलग अलग इलाकों, संस्कृतियों और देशों की किस्मत को एक ही धागे में पिरो देता है। ये एक बहुत गहरा विचार। ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक विशाल नदी की तस्वीर आती है ना? पर आज हम इसे सिर्फ एक नदी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी की तरह देखेंगे जिसके बहुत सारे किरदार हैं और हर किरदार का अपना एक अलग अंदाज है। तो चलिए, अपनी अब तक की समझ को एक तरफ रखकर इस नदी को एक कहानी के तौर पर समझने की इस यात्रा पे निकलते हैं। और देखिए, ये कहानी भारत से शुरू ही नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है तिब्बत के ऊंचे पठारों पर, जहां इस नदी का नाम और उसका मकसद दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शोधक या द प्योरीफायर। ये नाम सिर्फ पानी के एक बहाव के लिए नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के लिए है, जो वहां के लोगों, उनकी संस्कृति के लिए सिर्फ जमीन ही नहीं, आत्मा को भी पवित्र करती है। और फिर होता क्या है, जैसे ही पानी की यही धारा एक सरहद पार करती है, इसका किरदार ही बदल जाता है। तिब्बत का आध्यात्मिक शोधक भारत में आकर पौराणिक ब्रह्मा का पुत्र बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। तो नाम तो बदल गया, पर जो बात इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि नदी का सिर्फ नाम नहीं, उसका पूरा का पूरा चरित्र, उसका स्वभाव ही बदल जाता है, बिल्कुल नाटकीय अंदाज में। हजारों किलोमीटर तक सांगपो तिब्बत के ठंडे ऊंचे रेगिस्तान में एक शांत योगी की तरह बहती है, बिल्कुल चौड़ी और सौम्य। लेकिन हिमालय के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत के पास आकर सब कुछ बदल जाता है। यहाँ नदी एक जबरदस्त हेयरपिन जैसा मोड़ लेती है। और बस यहीं वो शांत योगी एक गहरी अशांत घाटी में उतरकर एक शक्तिशाली प्रचंड योद्धा बन जाता है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। मतलब उसके चरित्र में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। लेकिन सोचिए, एक योद्धा कभी अकेला नहीं लड़ता। ब्रह्मपुत्र को अपनी इतनी जबरदस्त ताकत मिलती है अपनी सहायक नदियों के परिवार से, या यूं कहें एक पूरी सेना से। लोहित, सुबनसिरी, तीस्ता जैसी कई नदियां इसके सफर में शामिल होती हैं, पर इनमें से कुछ तो असली दिग्गज हैं जो इसके पैमाने को ही पूरी तरह से बदल देती हैं। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, वो है इन 3 पूर्वी नदियों का असर। ये नदियां जब ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं तो अपने साथ सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भारी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम गाद कहते हैं, वो भी लाती हैं। और नतीजा, ब्रह्मपुत्र का आकार लगभग दोगुना हो जाता है। सोचिए, डबल। चलिए, अब इस परिवार के एक खास सदस्य से मिलते हैं, लोहित नदी। इसे खून की नदी भी कहते हैं। और ये नाटकीय नाम इसके लाल पानी और इसके उग्र, अप्रत्याशित स्वभाव दोनों को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। क्योंकि ये नदी पूर्वी तिब्बत से निकलती है, इसका मतलब ये है कि तिब्बत में होने वाली कोई भी घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानी, उसका सीधा और विनाशकारी असर नीचे असम के मैदानी इलाकों पर पड़ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कहानी और जटिल कैसे होती है। क्योंकि देखिए, जब भी नदियां सरहदें पार करती हैं, वो अक्सर इंसानी टकराव और बहस के केंद्र में आ जाती हैं। और इसका एक बड़ा उदाहरण है सुबनसिरी नदी। चीन, अरुणाचल प्रदेश और फिर असम से गुजरने की वजह से ये नदी विकास और पर्यावरण के बीच की बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गई है। सुबनसिरी पर बन रहे बांधों पर एक स्टडी हुई जिसने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। वो आंकड़ा ये था कि बांधों की वजह से नदी के निचले इलाकों में बहकर जाने वाली पोषक तत्वों से भरी गाद में 40% तक की कमी आ सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये गाद तो नीचे के मैदानी खेतों की जान है। इससे ये पता चलता है कि कैसे एक जगह पर लिया गया एक फैसला सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की खेती, उनकी रोजी रोटी और उनकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। लेकिन रुकिए, इस इलाके में पानी की कहानी सिर्फ हिमालय के ग्लेशियरों से पिघल कर आई नदियों की नहीं है। इस कहानी में एक और बड़ा किरदार है, जिसकी पैदाइश की कहानी बिल्कुल अलग है। और वो किरदार है बराक नदी। अब देखिए, ये नदी बिल्कुल अलग है। ये बर्फ पिघलने से नहीं, ये तो पूरी तरह से बारिश के पानी पर जीती है। मतलब इसकी पूरी लय, इसका पूरा जीवन चक्र मानसून तय करता है। ये नदी दक्षिणी असम, मणिपुर और मिजोरम के लिए एक लाइफलाइन है।
और यही बात पूर्वोत्तर भारत में नदियों की जबरदस्त विविधता को दिखाती है कि यहाँ सिर्फ ब्रह्मपुत्र बेसिन ही नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से अलग इकोसिस्टम और संस्कृति भी मौजूद है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये सब अलग-अलग कहानियां नहीं हैं। ये सारे किरदार, योगी, योद्धा और बारिश से पोषित ये जीवन रेखा, ये सब मिलकर एक ही जीवित, सांस लेती हुई प्रणाली बनाते हैं। आखिर में हम यही देखते हैं कि ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक ऐसी प्रणाली है जो लगातार चल रही है, बदल रही है और अपने साथ 3 देशों के लाखों लोगों की किस्मत लेकर बह रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ये सारे किरदार, योगी, योद्धा, उनकी सेनाएं और मॉनसून की संतान एक साथ मिलकर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो वे महासागर को भूविज्ञान, संस्कृति और जीवन की कौन सी भव्य कहानी सुनाते हैं?